हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इनमें पहला टॉपिक है जनन एवं भ्रूणीय विकास और दूसरा है अनुवांशिकी। इन्हीं दोनों टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है मानव कैसा प्राणी है। तो ध्यान दीजिएगा, जो मानव है वो एक लिंगी प्राणी है। अगले में कह रहा है पुरुषों में पाया जाता है। तो जो पुरुष होते हैं उनमें एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है जो पुरुष शुक्राणु होता है, कह रहा है पुरुष शरीर में कितने दिनों तक ये जीवित रहता है। तो ये लगभग 30 दिनों तक जीवित रहता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात जो मानव शुक्राणु होता है वो अपनी निषेचन क्षमता को कितने समय के लिए सुरक्षित रखते हैं। तो ये लगभग 48 से 72 घंटों तक ये सुरक्षित रखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है जो स्त्रियां होती हैं उनमें पाया जाता है, तो उनमें एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है जो पुरुष का शुक्राणु होता है महिला के डिंब को किस नली में निषेचित करता है। तो ये है डिंबवाहिनी नली। इसी को इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो ये संपन्न होती है अंडवाहिनी या जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, यहाँ पे ये संपन्न होती है। अब ये संपन्न कैसे होती है इसको जान लीजिए। तो देखिए, जो अंडवाहिनी जिसको ओविडक्ट कहते हैं, यहाँ पर कह रहा है जो नर युग्मक शुक्राणु होते हैं तथा जो मादा के युग्मक अंडाणु होते हैं उनमें निषेचन की क्रिया द्वारा यहाँ पर युग्मनज का निर्माण होता है जो कि द्विगुणित हो जाता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कौन पहले नियत क्रमिकता को भंग करता है। तो ये करता है निषेचित अंडा। अगले में कह रहा है निषेचन क्रिया के बाद बना युग्मनज कह रहा है किस विभाजन क्रिया द्वारा विभाजित होने लगता है। तो ये समसूत्री विभाजन क्रिया द्वारा ये विभाजित होने लगता है। अब अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है संतान निर्धारण से संबंधित कुछ सही कथन दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट इसमें ये कह रहा है कि स्त्रियों में जो दो एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे में कह रहा है पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये भी सही है। थर्ड कह रहा है मानव में संतान के लिंग निर्धारण में पुरुष की प्रमुख भूमिका होती है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है एक्स एक्स गुणसूत्र से बालिका एवं एक्स वाई गुणसूत्र से बालक संतान का जन्म होता है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन बाहरी दबाव व धक्कों से रक्षा करती है। तो ये होती है उल्व, इसी को एमनियम भी कहा जाता है। अगले में कह रहा है मानव भ्रूण का हृदय जो रहता है वो कब स्पंदन करने लगता है। तो ये होता है सामान्यतः चतुर्थ से जो पंचम सप्ताह होते हैं उनमें जो मानव का भ्रूण रहता है उसमें हृदय का स्पंदन होने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है भ्रूण के 5वें सप्ताह तक किन 3 जेनरिक स्तरों का निर्माण हो जाता है। तो इनमें देखिए एंटोडर्म जो होता है उसका निर्माण होता है, मीसोडर्म इसका निर्माण हो जाता है, एक्टोडर्म जो होता है इसका निर्माण हो जाता है। मतलब भ्रूण का जब 5वां सप्ताह स्टार्ट होता है तो यहाँ पर जो 3 ये जेनरिक स्तर हैं उनका निर्माण हो जाता है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो भ्रूण काल है उसका समय क्या होता है। तो ये कह रहा है तीसरे महीने से जन्म तक का जो समय होता है उसी को भ्रूण काल कहते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है। तो ये होता है जरायु, एमनियम एवं अपरा के द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले में कह रहा है बच्चे के जन्म का आदर्श समय क्या है। तो ये होते हैं 266 दिन, या इसी को अगर सप्ताह में कन्वर्ट किया जाए तो ये हो जाता है 38 सप्ताह। तो ये था हम लोग का पहला टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक है अनुवांशिकी। इसका जो पहला पॉइंट है इसको देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें पहला कह रहा है अनुवांशिकी एवं विभिन्नता, जिसको वेरिएशंस कहते हैं, इसका अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसी को अनुवांशिकी कहते हैं या इसको इंग्लिश में जेनेटिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है अनुवांशिकी का पिता, जिसको कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है। तो इसी को अनुवांशिकता कहते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो अनुवांशिक विज्ञान है उसका जनक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है अनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है। तो ये हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। अगले में कह रहा है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीवों के जो मूल गुण होते हैं उनका संचरण क्या कहलाता है। तो इसी को अनुवांशिकता या इसी को हेरिडिटी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक नियम को खोज की थी। तो ये थे ग्रेगर जॉन मेंडल। अगले में कह रहा है किसके प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। तो ये है मेंडल के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है मेंडल ने
अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना था? क्योंकि देखिए उसमें कह रहा है कि उनमें उनके जो विषम गुण होते हैं वो देखने को मिलते हैं, इसीलिए उन्होंने मटर के जो पौधे हैं उनको चुना था। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के कितने जोड़ी गुणों को चुना था, जिनमें से प्रत्येक जोड़ी का एक गुण प्रयोग के दौरान दूसरे के गुण को दबाने की क्षमता रखता था। तो इन्होंने 7 जोड़ी जो मटर के पौधे थे उनको चुना हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है मेंडल ने गुणों के जोड़ों में से प्रभावी लक्षण के कारक को अंग्रेजी के बड़े अक्षर तथा अप्रभावी जो लक्षण थे उनके कारकों को अंग्रेजी के किस अक्षर से व्यक्त किया था? तो इनको किया था छोटे अक्षरों से, लंबे वालों को कैपिटल टी में किया था और जो बौनेपन थे उसको स्मॉल टी में इसमें डिनोट किया गया था। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखिए अगले में कुछ लक्षण सारणियाँ दी गई हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखिए लक्षण में पहला बताया जा रहा है बीजों की आकृति। तो देखिए इनका प्रभावी गुण क्या था? तो ये थे गोल चिकना बीज ये रहता था। अप्रभावी गुण इनमें कौन सा देखने को मिला था? तो इनमें अप्रभावी गुण था वो झुर्रीदार बीज था। अगले में कह रहा है बीज पत्र का रंग जो लक्षण दिखा था, तो उनमें प्रभावी गुण थे पीला बीज पत्र इसका था और हरा बीज पत्र इसका अप्रभावी गुण था। अगले में देखिए, अगले में दिया हुआ पुष्प का रंग लाल निकला था, तो इसमें जो अप्रभावी गुण थे वो तो सफ़ेद थे। अगले में कह रहा है पुष्पों की जो स्थिति थी उसमें प्रभावी गुण थे कक्षस्थ और इसमें अप्रभावी गुण थे ये थे अग्रस्त। अगले में कह रहा है जो फली की आकृति थी उसमें जो प्रभावी लक्षण थे वो चिकने मतलब चिकने उसके प्रभावी लक्षण थे और इसमें अप्रभावी लक्षण थे संकीर्णता। अगले में कह रहा है जो फली का रंग था वो हरा था, वो मतलब प्रभावी इसका लक्षण था और अप्रभावी लक्षण था इसमें पीलापन। अगले में कह रहा है जो पौधे की लंबाई है अगर वो लंबा था तो इसमें ये इसका ये प्रभावी गुण था और बौनापन आया तो इसका ये अप्रभावी गुण था। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक जनन कोशिकाओं में एक ही गुण को व्यक्त करने के लिए कितने कारक होते हैं? तो 2 कारक होते हैं, पहला है समयुग्मजी और दूसरा है विषम युग्मजी। तो ये इसके 2 गुण होते हैं या 2 कारक ये कहलाते हैं। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है समयुग्मजी किसे कहते हैं? तो कह रहा है जो जनन कोशिका के दोनों कारक होते हैं अगर वो समान हों तो इन्हीं को समयुग्मजी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है जो विषम युग्मजी होते हैं उन्हें किसे कहा जाता है? तो देखिए जो जनन कोशिकाएं होती हैं इनके दोनों कारक अगर असमान हो तो इनको विषम युग्मजी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है मेंडल ने आनुवंशिकता के कितने नियमों का प्रतिपादन किया था? तो इन्होंने 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। इनमें पहला था प्रभाविकता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम और तीसरा था स्वतंत्र अवरोहन का नियम। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है मेंडल ने अपने जो चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियम थे इनको प्रतिपादन करने के लिए किस जीवधारी का उपयोग किया था? तो इन्होंने किया था गार्डन पी, जिसका मटर कहते हैं, मटर के पौधों का इन्होंने यूज़ किया हुआ था। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया था? तो ये थे ग्रेगर जॉन मेंडल। अगले में कह रहा है मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था? तो ये दिया था एक संकरण के आधार पर। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह है लैंगिक जनन पर। अगले में कह रहा है मेंडल के नियम कब लागू होते हैं? तो कह रहा है जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है। क्या कह रहा है? जब माता पिता जो शुद्ध प्रजनन है तब मेंडल के नियम पालन होते हैं। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं? तो इन्हीं को प्रभावी या इसी को डोमिनेंट कहते हैं, ये लक्षण होते हैं F1 पीढ़ी में। अगले में कह रहा है मेंडल के F1 पीढ़ी के पौधों से F2 जो वंशज हैं उनके पौधों को किस पद्धति द्वारा प्राप्त किया गया था? इनको प्राप्त किया गया था स्वपरागण के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है एक संकरीय क्रॉस में F2 जनरेशन में फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? तो इनमें होता है 3:1, मतलब 3 लंबे होंगे और 1 बौना होगा। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक संकरीय अनुपात में कह रहा है F2 जनरेशन में जीनो जो टॉपिक होते हैं अनुपात क्या होते हैं? तो ये होते हैं 1:2:1, मतलब 1 शुद्ध लंबा होगा, 2 मिश्रित लंबे होंगे और 1 शुद्ध बौना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है द्विसंकरीय क्रॉस में कह रहा है जो F2 जनरेशन में फिनोटाइप अनुपात होंगे वो क्या होंगे? तो ये होगा 9:3:3:1। अगले में कह रहा है विशेषतया मटर के एक पौधे में कौन अप्रभावी गुण होते हैं? तो ये जो झुर्रीदार बीज होता है वो क्या है? वो मटर के पौधे का एक अप्रभावी गुण है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है डाई हाइब्रिड क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की कितनी जोड़ियां पाई जाती हैं? विपर्यासी लक्षणों से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं
एक जोड़ी स्वतंत्र रूप से वर्गीकृत करता है, तो ये 2 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है यदि एक पौधे का कह रहा है समजीनी स्मॉल टी कैपिटल R है, तो कौन सा समलक्षणी इसमें पौधा होगा? तो देखिए बौना और ये गोल होगा। अगले में कह रहा है 556 गोल हरे और सिकुड़े कह रहा है पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में कितने बीज जो होंगे गोल और पीले होंगे? तो ये होंगे 315 बीज। अगले में कह रहा है पुनेट स्क्वायर क्रॉस में ABBB क्रॉस AABB के साथ AABB के कितने जीनोटाइप बनेंगे? तो ये बनेंगे 4 जीनोटाइप। अगला देखिए, अगले में कह रहा है आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? तो इन्हीं को जीन कहा जाता है। अगले में कह रहा है वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1884 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है आनुवांशिकी की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसके अंतर्गत मानव जाति के आनुवांशिक नियमों का अध्ययन किया जाता है? तो इसको सुजनयिकी कहा जाता है। अगले में देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है जो सुजनयिकी होता है का जनक किसे माना जाता है? तो इनको माना जाता है सर फ्रांसिस गाल्टन को। अगले में कह रहा है माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहते हैं? मतलब माता पिता जो होते हैं उनके संतानों में जो ये गुण जाते हैं तो इन्हीं को आनुवांशिकता कहा जाता है। अगले में कह रहा है यौन प्रजनन में माता पिता का क्या योगदान होता है? तो अपने जीन का आधा हिस्सा इसमें मतलब ये डोनेट किया जाता है या ट्रांसफ़र हो जाता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है बच्चों का लिंग किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है? तो ये पिता द्वारा निर्धारित होता है। अगले में कह रहा है एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 46। अगला देखिए, अगले में कह रहा है यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? तो ये होते हैं 46। अगले में कह रहा है मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो वो होते हैं 23 जोड़ी, मतलब 23 जोड़ी होते हैं, टोटल मिला के 46 हो जाते हैं। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो ये निश्चित व स्थिर होती है। अगले में कह रहा है मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र विद्यमान रहते हैं? तो ये 23 रहते हैं। अगले में कह रहा है मनुष्य में कौन सा पुरुषों के यौन गुणसूत्रों के समूह में होता है? तो ये होता है XY। अगला देखिए, अगले में कह रहा है पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो ये होता है XY। अगला देखिए, अगले में क्या दिया हुआ है? तो देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है मानव में जो नर युग्मक होते हैं उनसे गुणसूत्र का वाहक कौन होता है? तो ये होता है X या तो Y। अगले में देखिए, अगले में कह रहा है Y गुणसूत्र किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पुरुषों में। अगले में कह रहा है एक मादा युग्मक में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ये होते हैं 23। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मानव के जो अनिषेचित अंडे होते हैं अंडे में क्या होता है? तो इसमें एक X गुणसूत्र होता है। अगले में देखिए, अगले में कह रहा है एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन पाया जाएगा? तो इसमें देखिए 44 गुणसूत्र पाए जाएंगे प्लस XY, इसमें ये कॉम्बिनेशन इसका पाया जाएगा। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके X क्रोमोसोम कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वो होते हैं माता से। अगले में कह रहा है गुणसूत्र किससे संबंधित है? ये आनुवांशिक लक्षणों के संचरण से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो आनुवांशिकी गुण हैं उनका वाहक कौन होता है? तो ये होता है DNA। अगले में कह रहा है जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो ये ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के द्वारा। अगले में कह रहा है हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो इसी को जीन कहा जाता है। अगले में कह रहा है वंशानुक्रम की इकाई क्या है? तो ये है जीन। अगले में कह रहा है जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए जो जीन शब्द है उसका प्रयोग किया था जोहानसन ने। कब किया था? 1909 में। जीन क्या है? तो ये DNA का एक भाग होता है, ये बात याद रखिएगा। जीन क्या है? तो ये DNA का एक भाग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है एक जीन का गठन कौन करती है? तो ये करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अगले में कह रहा है DNA की खोज सबसे प्रथम किसने की थी? तो ये की थी फ्रेडरिक मिसर ने। कब की थी? 1869 में। अगले में कह रहा है DNA की जो द्विकुंडलिनी संरचना है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, बेसिक से क्वेश्चन है। तो इसकी खोज की थी वाटसन और क्रिक ने। कब की थी? 1953 में। अगले में कह रहा है आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं? तो इसको समजीनी कहा जाता है। अगले में देखिए, अगले में कह रहा है जीव विज्ञान में DNA का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगले में कह रहा है DNA में कौन सी शर्करा मौजूद होती है? तो ये होती है डीऑक्सीराइबो शर्करा। अगले में देखिए, अगले में कह रहा है DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल बनाते हैं? तो देखिए जो एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, ये सब एमिनो अम्ल बनाते हैं।
अगले में कह रहा है डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टायरोसिन होता है वो एमिनो अम्ल नहीं बनाता। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए कौन उत्तरदायी है, तो ये होता है डीएनए। अगले में कह रहा है डीएनए को प्रमुख रूप से किस कोशिका में संग्रहित किया जाता है, तो इसको नाभिक में संग्रहित किया जाता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन के जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, तो इसी को जीन कहा जाता है। अगले में कह रहा है प्रजनन के दौरान डीएनए का मूल कार्य क्या होता है, तो ये होता है डीएनए का कॉपी करना, मतलब जो डीएनए होते हैं एक तरह से इनको कॉपी करता है और उसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या कहते हैं, तो इसी को एनोटेशन कहते हैं। क्या है, एनोटेशन इसको कहते हैं। अगले में कह रहा है जीन के जिस समूह की क्रिया को डीएनए साइट में समन्वित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ओपेरॉन। अगला देखिए अगले में कह रहा है किस व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है, तो एक्सरे तकनीकी के जो व्यक्ति होते हैं या वहाँ पे व्यवसाय में लगे रहते हैं तो उनके डीएनए में अस्थायी परिवर्तन देखने का मतलब मिलने का खतरा रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में कह रहा है सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारियों के प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसी को प्रतिलेखन कहते हैं या इसी को इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अगले में कह रहा है प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है, तो ये होता है एमआरएनए का। एम मतलब क्या होता है, तो एम मतलब होता है मैसेंजर, मतलब जो संदेशवाहक होते हैं ये आरएनए ये काम करता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है, ये कहलाता है उत्परिवर्तन, इसी को म्यूटेशन कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला देखिए अगले में कह रहा है जीन उत्परिवर्तन का क्या कारण होता है, तो इनमें देखिए जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं उनके अनुक्रम में परिवर्तन हो जाता है, तो इसी की वजह से क्या होता है जीन में उत्परिवर्तन होता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है प्लवमान जीन जिसको हम लोग जंपिंग जीन कहते हैं, किस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यह किया था बारबरा मैकलिंटॉक ने। किसने किया था, बारबरा मैकलिंटॉक ने इनका जो है सिद्धांत वो प्रतिपादित किया था। अगले में कह रहा है जीनोम चित्रण जिसको हम लोग जीनोम कहते हैं, इसका संबंध किससे है, तो जीन्स जो होते हैं उनका चित्रण कहलाता है जीनोम चित्रण या इसी को जीनोम मैपिंग कहते हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है एक गुणसूत्र में क्या पाया जाता है, तो डीएनए तथा प्रोटीन पाया जाता है। अगले में कह रहा है आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं, तो आनुवांशिक रूप से जो समान व्यक्ति हैं उनके बीच प्रत्यारोपण को आइसोग्राफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोग्राफ्ट। अगला देखिए अगले में कह रहा है बहुगुणिता परिवर्तन होने का क्या, जो कह रहा है बहुगुणिता जो परिवर्तन होता है होने पर क्या होता है, तो इनमें देखिए जो क्रोमोसोम है उसकी संख्या जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। अगला देखिए अगले में कह रहा है उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर गुणसूत्र में क्रोमैटिक जुड़ते हैं, तो इसी को कहते हैं सेंटोमियर। अगले में कह रहा है लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें कह रहा है किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, तो देखिए जो छिपकली होती है उसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते। अब अगला देखिए जो ये टॉपिक है न्यूट्रिशन, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। इसी तरह इसमें कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं, उनको हम लोग एक आध दो वीडियो में और कवर कर लेंगे। तो ये जो पूरा बायोलॉजी का सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो फिर फिजिक्स का और केमिस्ट्री का कुछ सेगमेंट बचेगा उसको हम लोग आने वाले वीडियोज़ में कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।